हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील सहारे। आप सभी का सहारे क्लास पे स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज इतिहास, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में आज का मुख्य टॉपिक है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभा, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो सभा होती थी, कैसे होती थी, किस प्रकार की सभा थी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सभा जो है आज की जो ना आज की राज्यसभा के समान, जैसे अभी हमारा राज्यसभा है, उस प्रकार का ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में भी सभा होती थी। ठीक है दोस्तों, जो जो सभा होती थी ना ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में, वहां कैसी थी, तो यहाँ विशिष्ट जनों की सभा थी। कैसी सभा थी दोस्तों? विशिष्ट जनों की सभा थी। याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जो सभा होती थी वो आज के राज्यसभा के समान होती थी और वहां विशिष्ट जनों की सभा होती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समिति। ठीक है दोस्तों, सभा के बाद आ जाते हैं समिति। समिति जो है आज के लोकसभा के समान थी। ठीक है, समिति जो है आज के लोकसभा के समान थी। ठीक है, वो कैसी थी, तो आम जन की सभा थी। वो कैसी सभा थी दोस्तों? आम जन की सभा थी। याद रखिएगा। उसके बाद इंपोर्टेंट है, अथर्ववेद के अनुसार, मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारा आईएमपी है। ठीक है, अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति, ठीक है दोस्तों, सभा और समिति जो है प्रजापति के दो पुत्रियां मानी गई है। क्या मानी गई है दोस्तों? प्रजापति के दो पुत्रियां मानी गई है। किसको? सभा और समिति को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस काल में, यानी कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में, इस काल में गले का माला, ठीक है दोस्तों, गले का जो माला हम लोग बोलते हैं, जो माला होता था, जो माला होता है, उसको पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में निष्क माना गया है। क्या माना गया है? निष्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, निष्क माना गया है। निष्क किसमें? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, जो गले का माला होता था उसे निष्क माना गया है। अब आगे देखते हैं। समिति के सभापति को, ठीक है, जैसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के सभापति, ठीक उसी प्रकार समिति के सभापति को ईशान कहते थे। क्या कहते थे? ईशान कहते थे। ठीक है दोस्तों, समिति के जो सभापति होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, ये अभी का बात है, लेकिन जब ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो समिति के सभापति होते थे उसे ईशान कहते थे। क्या कहते थे? ईशान कहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वैदिक काल में बलि, याद रखिएगा, वैदिक काल में बलि प्रथा थी। वैदिक काल में बलि, यानी बलि का अर्थ बता रहा हूं ना दोस्तों, बलि, वैदिक काल में जो बलि होता था उसका अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ एक प्रकार का कर था। क्या था दोस्तों? कर। कर को बलि, वैदिक काल में बलि कहते थे। मान लो यहाँ एक प्रकार का कर था। ठीक है, जो जनता द्वारा, ठीक है दोस्तों, जो जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? स्वेच्छा से दिया जाता था। वैदिक काल में बलि ऐसा दिया रहता है, तो क्या है? वो एक प्रकार का कर है जो जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आर्यों का आदि देश या मूल देश, ठीक है, ये यहां तक समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्यों का आदि देश या मूल देश। ठीक है, आर्य कैसे आए, इसका जिक्र हम करते हैं। विलियम जोन्स बोलते हैं यूरोप से आए। आर्य जो है यूरोप से आए। कौन बोलता है? विलियम जोन्स। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? यू वाई है ना, यू है ना, यू, यस, यू वी से, ये हमारा हो गया यू,
ये हमारे वी, ठीक है। यूवी याद रखिएगा, यूवी, यू से यूरोप से आए, किसने कहा? विलियम जोन्स ने कहा, इसलिए वी याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्ट बता दिया हूं। यूरोप से आए, किसने कहा? विलियम जोन्स ने कहा। कौन आए? आर्यों ने, ठीक है। आर्य आए ऐसा विलियम जोन्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं मैक्स मुलर क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैक्स मुलर बोलते हैं मध्य एशिया से आए, एम एम याद रखने के लिए है, एम मतलब मध्य एशिया से आए। किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा। और यही जो है सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। इसी मैक्स मुलर का जो सिद्धांत दिया मध्य एशिया से आए, यही सर्वमान्य सिद्धांत है, ठीक है। इसके परिमाण भी हैं, साक्ष्य भी हैं। तो आइए दोस्तों हम साक्ष्य देखते हैं, ठीक है दोस्तों। साक्ष्य है एशिया माइनर टर्की से प्राप्त, ठीक है दोस्तों। एशिया माइनर टर्की से प्राप्त क्या प्राप्त हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। बोगाज का शिलालेख। कैसा शिलालेख? कहाँ का शिलालेख? दिस वन इज द बोगाज का शिलालेख। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो शिलालेख है ना, विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख है। कैसा शिलालेख है? विश्व का सबसे प्राचीन शिलालेख है। 1400 बीसी, ठीक है दोस्तों, 1400 बीसी का है ना ये शिलालेख, याद रखिएगा। इसमें क्या चीज है? इस शिलालेख में क्या चीज है जिससे हमें ये परिमाण मिलता है या साक्ष्य मिलता है? तो उस शिलालेख में जो खुदाई हुआ है या उस शिलालेख में जो लेख लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे देवताओं के नाम है। क्या है दोस्तों? हमारे देवताओं के नाम है इंद्र, वरुण, नात्सम, मित्रम, ठीक है दोस्तों। इंद्र जो है, इंद्र सबसे प्राचीन देवता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इंद्र जो है सबसे प्राचीन देवता है, ठीक है। यहां तक ये समाप्त हो जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं, तब तक के लिए आप एक बार इसको देख लीजिए। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। ईरानियों का ग्रंथ मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईरानियों का ग्रंथ वेदावस्ता। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? वेदावस्ता से ऋग्वेद का समानता मिलती है। वेदावस्ता से ऋग्वेद का समानता मिलती है। किसका ग्रंथ? ईरानियों का ग्रंथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईरानियों का ग्रंथ वेदावस्ता से ऋग्वेद का समानता मिलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्यों का आना भी बाकी है, ठीक है। आर्य अभी आ ही रहे हैं ना। जो लोग अपने अपने फैक्ट अपना अपना बुक दे रहे हैं उनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करते हैं। और इस प्रकार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है। आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आया है। किसमें कहा? बाल गंगाधर तिलक का बुक है, ठीक है। बुक का नाम है द होम ऑफ वेदास। द होम ऑफ वेदास बाल गंगाधर तिलक जी का बुक है, जिसमें कहा कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं तिब्बत से आए हैं, ठीक है। आर्य जो है तिब्बत से आए हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती ने कहा। दयानंद सरस्वती जी ने कहा आर्य जो हैं तिब्बत से आए हैं। किसमें कहा? उनका भी बुक है, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी का बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश बुक में दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य जो हैं तिब्बत से आए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इधर अगला टॉपिक है भारतीय सिद्धांत के अनुसार। याद रखिएगा, भारतीय सिद्धांत के अनुसार आर्य कैसे आए वो हम आपको बता रहे हैं। एसी दास ने कहा, ठीक है। भारतीय सिद्धांत के अनुसार एसी दास जी कहते हैं सप्त सदैव प्रदेश से आर्य आए हैं, ठीक है। सप्त सदैव प्रदेश से आर्य आए हैं, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति हैं एसी दास। याद रखिएगा, एसी दास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। सप्त सदैव प्रदेश से आए हैं ऐसा एसी दास जी ने बोले हैं, ठीक है। रंगनाथ झा, ठीक है, एक व्यक्ति और है रंगनाथ झा, जिन्होंने कहा आर्य जो है
ब्रह्मी प्रदेश से आए हैं। ब्रह्मी एक देश है दोस्तों, ठीक है, जो आर्य आए हैं, ब्रह्मी प्रदेश से आर्य आए हैं, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति हैं रंगनाथ झा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईएमपी है। सप्त सदैव प्रदेश कौन कौन से देश हैं? ठीक है, ऐसे कौन कौन से 7 प्रदेश हैं जिसको सप्त सदैव प्रदेश बोला गया और येसीदास जी ने कहा कि आर्य वहां से आए हैं। तो आइए हम देखते हैं सप्त सदैव प्रदेश। ठीक है, वर्तमान नाम, आज का नाम भी हम देखेंगे, और प्राचीन काल और वैदिक काल का जो नाम है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सप्त सदैव प्रदेश में है झेलम, जो आज का प्राचीन नाम है दोस्तों, झेलम, जिसको प्राचीन काल या वैदिक काल में कहते थे, दिस वन इज अ वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में कहते थे वितस्ता। ठीक है, झेलम को प्राचीन काल या वैदिक काल में क्या कहते थे? वितस्ता कहते थे। ठीक है, रावी, वर्तमान नाम रावी, ठीक है, जिसको कहते थे पोरुषणी, रावी नदी ना, याद रखिएगा, वर्तमान नाम झेलम, वितस्ता, रावी, पोरुषणी। ठीक है, रावी जो है ये आज का वर्तमान नाम है और ये हमारा प्राचीन नाम है पोरुषणी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चिनाब ये आज का वर्तमान नाम है, चिनाब आज का वर्तमान नाम है, और प्राचीन काल में उसको अस्कनी कहते थे। क्या कहते थे? अस्कनी। अस्कनी प्राचीन काल या वैदिक काल में कहते थे, उसका वर्तमान नाम है चिनाब। ठीक है दोस्तों, ऐसे आगे पीछे करके घुमा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्यास। व्यास देखते हैं, ये हमारा प्राचीन नाम है व्यास, और इसको प्राचीन काल या वैदिक काल में बोलते थे विपाशा। ठीक है दोस्तों, विपाशा बोलते थे। व्यास वर्तमान नाम, प्राचीन काल या वैदिक काल में इसे विपाशा कहते थे। क्या कहते थे? विपाशा कहते थे। ठीक है, सिंधु, ठीक है, ये वर्तमान नाम सिंधु, और प्राचीन नाम है हिरण्य। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, हिरण्य। सिंधु प्राचीन नाम में, वर्तमान नाम सिंधु, प्राचीन नाम हिरण्य। ठीक है, याद रखिएगा। सरस्वती ये हमारा वर्तमान नाम है। सरस्वती का प्राचीन नाम या वैदिक काल में उसे सरस्वती कहते थे। क्या कहते थे? सरस्वती कहते थे। इसको सरस्वती नदी को। ठीक है, सतलज, सतलज नदी, ठीक है दोस्तों, सतलज, ठीक है, सतलज का प्राचीन काल या वैदिक काल में सतुद्री कहते थे। क्या कहते थे? सतुद्री कहते थे। ठीक है, आवाज का अंतिम है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पवित्र नदी। सबसे पवित्र नदी कौन सा है बोलने से? सरस्वती या सरस्वती। ठीक है, सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती है। ठीक है, यदि ये ऑप्शन में ना रहे तो सरस्वती लेना। सरस्वती ये हमारा प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम जो है वो सरस्वती है। ठीक है, अब देखते हैं सर्वाधिक बार उल्लेख। सर्वाधिक बार उल्लेख कौन सी नदी का हुआ है? तो सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। कौन सी नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में किसे सृष्टि का निर्माण कर्ता माना गया है? किसे सृष्टि का निर्माण कर्ता माना गया है? तो वो है दोस्तों हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को सृष्टि का निर्माण कर्ता माना गया है। किसमें? वैदिक संस्कृति में। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में हिरण्यगर्भ को सृष्टि का निर्माण कर्ता माना गया है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इधर उधर का कोई बात नहीं है। जो चीज एक्चुअल में फैक्ट होना है वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आज ये समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला वीडियो लेके आएंगे हम। ठीक है, इसका अगले भाग को। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।